कोलकाता का अनोखा जादुई लहंगा। एक समय की बात है, कोलकाता शहर में मेघा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। लेकिन एक दिन एक सड़क हादसे में उसके माता पिता का देहांत हो जाता है और जब यह बात मेघा को पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसे अपने माता पिता का चेहरा देखने तक को नसीब नहीं होता। और ऐसे में वो रोती हुई कहती है, माँ, पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हम मेरा ख्याल कौन रखेगा? कौन मुझे सहारा देगा? काश आप लोग मुझे भी अपने साथ ले जाते। मेघा इतना कहकर रो ही रही होती है कि उसी समय उसका चाचा विनोद वहाँ पर आता है और मेघा से कहता है, मेघा बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा चाचा है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर विनोद मेघा को अपने साथ अपने घर ले जाता है और मेघा को घर पर देखकर विनोद की पत्नी कौशल्या को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, सुनिए, आप मेरे साथ इधर आइए, तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर कौशल्या विनोद को कमरे में लेकर जाती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं जी? उस अनाथ लड़की को हमारे घर में क्यों लेकर आ गए? अरे, हमारा घर का खर्चा क्या कम था जो आप उसे भी उठा कर ले आए? कौशल्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हमारी बेटी जैसी है और ऐसी हालत में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ देता? इसलिए आज से मेघा यहीं पर रहेगी और तुम्हें अपनी बेटी जैसा ही मानना होगा उसे। अरे, ये आप क्या कह रहे हो? मैं किसी और को अपनी बेटी क्यों बनाऊं, जबकि मेरी खुद की एक बेटी है। कौशल्या, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? मेघा मेरे भाई की आखिरी निशानी है और मैं इसे इस तरह दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम्हें उसे अपनी बेटी मानना है तो मानो, वरना मत मानो, लेकिन वह यहीं रहेगी। और एक बात और, मुझे किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मेघा का तुम अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद कौशल्या कहती है, कोई बात नहीं, बस तुम एक बार यहाँ से जाओ तो सही, फिर मैं इस मेघा की बच्ची को इसकी असली औकात दिखाती हूँ। और इस तरह विनोद के जाने के बाद कौशल्या मेघा को अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वह मेघा से घर का सारा काम करवाती है और उसे खाने के लिए खाना तक नहीं देती है और मेघा अपनी मजबूरी की वजह से चुपचाप उसके सारे काम को कर दिया करती थी और कभी भी अपने चाचा से कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन कौशल्या मेघा को आवाज लगाती है, अरे ओ मेघा की बच्ची, कहाँ मर गई? कौशल्या की आवाज सुनकर मेघा उनके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ चाची जी? अरे, मुझे कब से भूख लग रही है, तूने अभी तक मेरे लिए पकौड़े नहीं बनाए? लेकिन चाची, अभी तो आपने खाना खाया है और ऐसे में आप फिर पकौड़े खाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। क्या कहा तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? अरे, ये मेरा घर है और तू यहाँ की नौकरानी है, तो मेरा जो मन चाहेगा मैं वो करूँगी। तुझसे जितना बोला जा रहा है तू बस वो कर। ठीक है चाची जी, मैं अभी आपके लिए पकौड़े बना कर लाती हूँ। इतना कहकर मेघा कौशल्या के लिए पकौड़े बनाकर ले आती है। उसी समय कौशल्या कहती है, मेरी बात को ध्यान से सुन, कल मेरे यहाँ किटी पार्टी है और मेरी सारी फ्रेंड्स कल यहाँ पर आएगी, इसलिए कल किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और उन सबके लिए तुझे रात का खाना भी बनाना होगा और पूरे घर को अच्छे से साफ सुथरा भी कर देना। उनके आने से पहले ये सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी? लेकिन चाची जी, इतना सारा काम मैं एक दिन में अकेली कैसे कर पाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती, मुझे तो बस मेरा काम पूरा चाहिए। ऐसे ही अगले दिन मेघा सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई में लग जाती है और घर का काम खत्म करने के बाद वो रात के खाने की तैयारी करने लगती है। उसी समय कौशल्या वहाँ पर आकर उससे कहती है, अरे ओ कामचोर, ये इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रही है? मेरी फ्रेंड्स कभी भी यहाँ आती ही होगी
और तूने अभी तक उनके लिए खाना भी नहीं तैयार किया है। चाची, मैं बस अभी जल्दी से सारा खाना बना देती हूँ। ठीक है, जल्दी कर। इतना कहकर कौशल्या वहाँ से चली जाती है। लेकिन दिन भर काम करने की वजह से मेघा को अचानक से चक्कर आ जाता है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन उसी समय वहाँ से गुजर रही एक छोटी सी परी जब खिड़की के रास्ते से मेघा की ऐसी हालत देखती है तो वो अपनी जादुई छड़ी की मदद से खिड़की के रास्ते मेघा का सारा काम कर देती है और सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। और जब मेघा को होश आता है तो वह यह सब देखकर हैरान हो जाती है। अरे, ये सारा खाना किसने बनाया? क्योंकि मैंने तो ये सब नहीं बनाया, पर ये बनाया किसने? उसी समय कौशल्या वहाँ पर आकर कहती है, क्या बात है, तूने इतना जल्दी इतना सारा खाना बना लिया? हाँ, वो चाची, आपने ही कहा था ना जल्दी बनाने के लिए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये सारा खाना बना लिया। उसी समय कौशल्या की सारी फ्रेंड्स वहाँ आ जाती है और कौशल्या उनके साथ जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करने लगती है। लेकिन वही मेघा एक सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब किया किसने। और ऐसे ही एक दिन कौशल्या मेघा को अपने साथ एक पार्क में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा होता है। मेघा, तुम्हें इस पार्क की गंदगी दिख रही होगी ना? देखो, यहाँ लोगों ने कितना कूड़ा कचरा फैला रखा है। लोग यहाँ आते हैं और गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। तो अब तुम्हें इस पार्क को साफ करना है। जैसे तुमने कल पूरे घर की साफ सफाई की थी ना, ठीक वैसे ही आज तुम्हें इस पार्क को भी साफ करके दिखाना है। लेकिन चाची, ये पार्क तो बहुत बड़ा है और मैं इस पूरे पार्क को अकेले इतनी जल्दी कैसे साफ कर पाऊंगी? क्यों? देखो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अब मैं घर जा रही हूँ और मेरे आने से पहले ये पार्क साफ हो जाना चाहिए, वरना मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। कौशल्या की ये बात सुनकर मेघा बहुत परेशान हो जाती है और उसके जाते ही वह जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय वहाँ पर वह नन्ही सी परी आती है जिसने पहले मेघा की मदद की थी और वह फिर से अपनी जादुई छड़ी की मदद से उस बड़े से पार्क को साफ कर देती है। यह देखकर मेघा फिर से कहती है, अरे, आखिर ये हो क्या रहा है? यह पार्क अचानक से अपने आप साफ कैसे हो गया? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। मेघा इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कौशल्या आ जाती है और पूरे पार्क को इतना साफ सुथरा देखकर वह मेघा से कहती है, अरे, तुमने ये पूरा पार्क इतनी जल्दी साफ कैसे कर दिया? अपने हाथों से चाची, क्योंकि मैंने आज तक आपकी सारी बातें मानी है, इसलिए मुझे ये बात भी तो माननी थी ना। मेघा की ये बातें सुनकर कौशल्या वहाँ से चुपचाप घर चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद मेघा खुद भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी ये मदद कौन कर रहा है। उसी समय वहाँ पर नन्ही परी प्रकट हो जाती है और कहती है, मेघा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी। अब तुम ज्यादा मत सोचो मेघा, इधर देखो, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी। लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो मेघा? क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैंने उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी चाची की सारी बातें सुन ली थी और उस दिन मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। उस परी की ये बात सुनकर मेघा बहुत खुश हो जाती है और उनका धन्यवाद करती है। उसी समय परी कहती है, मेघा, मैं यहाँ हमेशा तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने परीलोक वापस जाना होगा, इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें ये जादुई अनोखा लहंगा देना चाहती हूँ। आज के बाद जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इस जादुई लहंगे से मांग लेना। ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगी और तुम्हें तुम्हारी दुष्ट चाची से भी बचाएगी। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। उस परी के जाने के बाद मेघा उस जादुई लहंगे से
अपने लिए एक सुंदर सा घर मांग लेती है और उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। और जब भी उसे किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वह जादुई लहंगा उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया करती थी। एक दिन कौशल्या को उस जादुई लहंगे के बारे में पता चलता है तो वह उसे चुराने के लिए रात में मेघा के घर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही कौशल्या उस जादुई लहंगे को हाथ लगाती है वैसे ही उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और यह देखकर कौशल्या वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। और उस दिन के बाद से मेघा खुशी खुशी उस जादुई लहंगे की मदद से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। कुएं का जादुई सिलाई मशीन। गौरी अपनी सौतेली माँ सुलोचना और सौतेली बहन रागिनी के साथ रहती थी। गौरी हर कामों में बहुत ही अच्छी थी। पढ़ाई लिखाई से लेकर घर का हर काम उसे आता था और उसे सिलाई भी बहुत अच्छे से करना आता था। वहीं दूसरी तरफ रागिनी बहुत ही घमंडी लड़की थी। सुलोचना गौरी और रागिनी में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती थी। वह दोनों को अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। लेकिन रागिनी ना ही तो पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी और ना ही वह घर का एक भी काम किया करती थी। सुलोचना अगर गौरी को कुछ भी काम करने को कहती तो गौरी खुशी खुशी वह काम कर देती थी। एक दिन सुलोचना अपनी बेटी रागिनी से कहती है, रागिनी बेटा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जा बेटा, मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आ। माँ, मुझे चाय बनानी नहीं आती है। रागिनी बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें यह सब काम आना चाहिए। तुम ससुराल में जाकर मेरी नाक कटवाना चाहती हो, ना ही तो तुम पढ़ाई लिखाई में मन लगाती हो। आज तक तूने कभी भी स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं लाए और ना ही तुम्हें घर का कोई भी काम करना आता है। इतने में वहाँ पर गौरी आ जाती है और वह बोलती है, आप रागिनी को क्यों डांट रही हो? बेटी, तेरे और मेरे लाड प्यार ने ही इसको सर पर चढ़ा रखा है। यह कोई भी काम करना नहीं चाहती है और एक तू है कि सुबह से शाम तक पूरे घर का काम करती रहती है और एक यह है कि घर का एक भी काम करना नहीं चाहती है। रागिनी, तुम्हें अपनी बहन गौरी से कुछ सीखना चाहिए। माँ, ये मेरी कोई बहन नहीं है और मैं इसको कभी भी अपनी बहन नहीं मानती। ऐसी बातें नहीं करते रागिनी, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। ये घर के काम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही अच्छी है। यह तुम्हारी तरह ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करती, लेकिन फिर भी इसे सब कुछ आता है और तुम्हें तो हर काम के लिए बस पैसे चाहिए होते हैं। इतना सुनने के बाद रागिनी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर मोबाइल में गेम खेलने लगती है। तभी वहाँ पर गौरी आती है और रागिनी से बोलती है, देखो बहन, माँ जो भी कहती है वो गलत तो नहीं है और मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि तुम सिर्फ काम ही किया करो। तुम्हें जो मन आता है तुम वो करो, लेकिन माँ जो कहती है वह काम तो कर दिया करो ताकि माँ तुमसे ज्यादा गुस्सा ना हो। तुम्हें तो पता ही है ना, माँ की तबीयत खराब रहती है। तुम्हें जहाँ भी जाना था तुम वहाँ चली जाओ। चाय मैं बना देती हूँ माँ के लिए। मेरे सामने ज्यादा सती सावित्री बनने का नाटक मत कर। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। पता नहीं मेरी माँ पर कौन सा जादू टोना कर रखा है। अब माँ को मुझसे ज्यादा तुम्हारी चिंता रहती है। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे यह सब कुछ सुनना पड़ता है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। एक दिन रागिनी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़का बहुत ही अमीर घर से था और वह पैसे भी बहुत ही अच्छा कमाता था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसका रंग काला था। लेकिन रागिनी को यह रिश्ता मंजूर था। रागिनी को उसके रंग रूप से कोई मतलब नहीं था, उसको तो बस पैसे वाला लड़का चाहिए था। इस तरह रागिनी की शादी उस लड़के से तय हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद गौरी को भी देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। गौरी का होने वाला पति रंग रूप और स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। भले ही वह कम कमाता था, लेकिन उसके स्वभाव से सबको यही लगा कि वह गौरी को बहुत ही खुश रखेगा। इसलिए गौरी भी इस रिश्ते को मंजूर कर लेती है।
रागिनी की शादी को कुछ ही दिन बचे थे। गौरी और सुलोचना को शादी की बहुत ही चिंता सताए जा रही थी। वह इतनी जल्दी दो शादियां की तैयारी कैसे कर पाएगी, लेकिन दोनों माँ बेटी ने बहुत ही मेहनत करके शादी की सारी तैयारियां की और अब रागिनी की शादी का दिन आ जाता है। रागिनी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है। उसका लहंगा भी बहुत ही महंगा था। थोड़ी ही देर बाद बहुत ही धूमधाम से रागिनी की शादी हो जाती है और वो अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। रागिनी के जाने के बाद सुलोचना और गौरी दोनों बहुत ही दुखी होते हैं और अब गौरी के भी शादी का दिन आ जाता है, लेकिन ज्यादा पैसे न होने के कारण गौरी अपने लिए रागिनी की तरह लहंगा नहीं ले पाती है, क्योंकि सारे पैसे रागिनी की शादी में ही खर्च हो गए थे और अब सुलोचना के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह गौरी के लिए एक सुंदर सा लहंगा ला सके। तभी गौरी अपने मन में सोचती है कि उसे शादी का लहंगा खुद ही सिलना चाहिए, क्योंकि गौरी को बहुत ही अच्छी सिलाई आती थी। इसलिए गौरी अपना लहंगा खुद सिलने लगती है और दिन रात मेहनत करके गौरी को इतना मेहनत करता देखकर सुलोचना कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वह कुछ नहीं कर सकती है। और थोड़े ही समय बाद वो लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है। लेकिन जब सुलोचना उस लहंगे को देखती है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि वो लहंगा काफी सुंदर तैयार हुआ था। तभी सुलोचना गौरी से बोलती है, अरे बेटी, तूने तो सच में बहुत ही खूबसूरत लहंगा सिला है। तेरे इन छोटे छोटे और सुंदर हाथों ने तो इस लहंगे में 4 चांद लगा दिया है। अब जब तू ये लहंगा पहनेगी तो सच में किसी अप्सरा से कम नहीं लगेगी। गौरी ने बहुत ही मेहनत से अपने लिए लहंगा सिला था, जो दिखने में सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब गौरी की शादी का दिन भी आ जाता है। सुबह सुबह गौरी नहा धोकर तैयार होने के लिए अपना लहंगा लेने जाती है। तभी वो देखती है कि उसके लहंगे में आग लगी हुई है। यह सब देखकर गौरी बहुत रोती है और अपनी माँ से कहती है, देखो ना माँ, मैं पूरी रात जागकर मैंने इतनी मेहनत से अपने लिए इतना सुंदर लहंगा बनाया था, लेकिन पता नहीं इस लहंगे में अपने आप आग कैसे लग गई। उसके बाद गौरी उदास होकर रोते रोते एक जंगल में चली जाती है और एक कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी गौरी को एहसास होता है कि कुएं के अंदर से किसी की आवाज आ रही है। तभी गौरी उस कुएं के पास जाती है और कुएं में झांक कर देखती है। आओ बेटी, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानती हूँ और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारा लहंगा किसने जलाया है। बेटी, तुम्हारा लहंगा तुम्हारी बहन ने ही जलाया है। किसी पर इतना भी भरोसा मत किया करो बेटी कि वह तुम्हारा भरोसा ही तोड़ दे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से ही अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा सिलो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन देती हूँ। तुम इसके ऊपर कोई भी कपड़ा रख देना और तुम उस कपड़े को जैसा भी सिलना चाहती हो वैसा ही यह जादुई सिलाई मशीन को बोल देना। यह जादुई सिलाई मशीन तुम्हें वैसा ही कपड़ा सिलकर दे देगा। बेटी, आज तो तुम्हारी शादी है ना, तो जल्दी से इसे अपने घर लेकर जाओ और अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा सिल लो और खूब अच्छे से सज धज कर तैयार होना। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारी शादी में किसी भी चीज की कोई कमी होगी तो तुम इस जादुई सिलाई मशीन से मांग लेना। यह जादुई सिलाई मशीन तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। यह सुनकर गौरी बहुत ही खुश होती है और गौरी उस कुएं का धन्यवाद करके वह जादुई सिलाई मशीन लेकर अपने घर आ जाती है और एक कपड़ा लेकर जादुई सिलाई मशीन पर रख देती है। पलक झपकते ही वह कपड़ा एक सुंदर से लहंगे में बदल जाता है। यह देखकर गौरी बहुत ही खुश होती है और उस जादुई सिलाई मशीन से शादी के लिए कुछ पैसे भी मांग लेती है। फिर कुछ ही देर बाद गौरी की शादी भी रागिनी की तरह ही बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। गौरी और रागिनी दोनों के जाने के बाद सुलोचना बिल्कुल घर में अकेली हो जाती है।
सुलोचना को उस जादुई सिलाई मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी एक दिन दोनों बहनें सुलोचना के पास आती है और बोलती है, माँ कैसी हो आप? माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने यहाँ आ गई। बेटा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। माँ आपको मेरी याद नहीं आती है क्या? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कभी तो मुझसे भी बात कर लिया करो। आप तो हर वक्त गौरी से ही बातें करते रहती हो। यह तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? मुझे तो तुम दोनों की बहुत याद आती है। रुको बेटी, मैं तुम दोनों के लिए अभी कुछ खाने को लाती हूँ। इसके बाद सुलोचना रसोई घर में जाती है। उसके पीछे पीछे गौरी भी जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं शादी वाले दिन आपको बता नहीं पाई। मेरे कमरे में एक सिलाई मशीन रखी हुई है। वह कोई मामूली सिलाई मशीन नहीं है, बल्कि एक जादुई सिलाई मशीन है। अब जब भी आपको सिलाई करनी होगी तो उसी सिलाई मशीन से कर लेना। उस मशीन पर आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आप बस उस पर एक कपड़ा रख देना और उस मशीन को बोल देना, वह खुद ही डिजाइन होकर सिल जाएगी। और माँ एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लहंगा मैंने अपने लिए सिला था उसे रागिनी ने ही जलाया था। बेटी मुझे पहले ही ऐसा महसूस हो रहा था, पता नहीं क्यों वो तुमसे इतनी नफरत करती है। माँ मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वो आप किसी को मत पता चलने देना और आप उस जादुई सिलाई मशीन की मदद से खुशी खुशी रहना। वही बाहर खड़ी रागिनी सुलोचना और गौरी की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा तो ये बात है, तो ये सब उस जादुई सिलाई मशीन का कमाल था। अब मैं जल्दी से उस जादुई सिलाई मशीन को लेकर अपने साथ चली जाऊंगी। अब रागिनी बस एक अच्छे मौके की तलाश में थी कि कब उसके हाथ वह जादुई सिलाई मशीन लगे। फिर कुछ ही देर बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ससुराल जाने के बाद भी रागिनी दिन रात यही सोचते रहती है कि कैसे वह जादुई सिलाई मशीन को लेकर अपने घर आ जाए। लेकिन कुछ ही समय बाद रागिनी फिर से अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आई थी। गौरी ने जो आपको वो जादुई सिलाई मशीन दी है ना, वो आप मुझे दे दो। मुझे कुछ काम है, मैं थोड़े दिनों बाद आपको लौटा दूंगी। लेकिन बेटी मैं तुम्हें यह सिलाई मशीन नहीं दे सकती। यह सिलाई मशीन गौरी की है और वह कुछ ही दिनों में इसे लेने आएगी, इसलिए मैं तुम्हें यह सिलाई मशीन नहीं दे सकती। माँ आपको तो बस गौरी की परी रहती है। मैं आपसे कोई भी चीज क्या मांग लूं, आप तो मुझे मना ही कर देती हो। रहने ही दो, मुझे तो लगता है आप मेरी माँ हो ही नहीं, उस गौरी की ही हो। बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तुझे ऐसा तो कुछ नहीं कहा। चलो ठीक है, तुम्हें यह सिलाई मशीन चाहिए ना, तुम इसे ले जा सकती हो, लेकिन कुछ ही दिनों में यह सिलाई मशीन मुझे लौटा देना। इसके बाद सुलोचना उस जादुई सिलाई मशीन को रागिनी को दे देती है और रागिनी उस जादुई सिलाई मशीन को लेकर अपने घर आ जाती है और उस मशीन पर एक कपड़ा रख देती है और उसके सामने बैठकर कपड़े सिलने का इंतजार करने लगती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रागिनी दोबारा से जादुई सिलाई मशीन पर कपड़ा रख देती है और दूसरी बार भी रागिनी कपड़े रखकर खुद से सिलाई मशीन को चलाने लगती है। लेकिन तभी सिलाई मशीन चलाते चलाते उसके हाथ की उंगली बीच में आ जाती है और उसके उंगली में बुरी तरह से चोट लग जाती है। अरे कोई मुझे बचाओ, मेरे हाथों में बुरी तरह से चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो। उस वक्त रागिनी के घर में कोई भी नहीं था। फिर रागिनी उस सिलाई मशीन को लेकर अपने माँ के पास जाती है। यह देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे बेटी यह तुम्हारे हाथों में चोट कैसे लगी? माँ मुझे माफ कर दो माँ, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। लालच में आकर मैंने जादुई सिलाई मशीन को लिया, लेकिन मेरे हाथों में बहुत तेज की चोट लग गई। माँ ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। बेटा इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, यह सब तो तेरी गलती की ही सजा है। और अगर तुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम दोनों को बराबर ही प्यार करती हूँ बेटी। माँ अब मेरी आंखें खुल गई है, मुझे पता चल गया है आप मुझ में और गौरी में कोई भी फर्क नहीं करती हो। माँ मैं ही गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए माँ। बेटी माफी तुम्हें मुझसे नहीं, अपनी बहन गौरी से मांगनी चाहिए।
तुम आज ही उसके घर जाओ और उससे माफी मांग लो और उसे यह जादुई सिलाई मशीन भी दे देना, क्योंकि यह जादुई सिलाई मशीन उसी की है। गौरी ने बचपन से ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तूने हमेशा उसका बुरा ही सोचा है। बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पास जाकर उससे माफी मांग लो। उसके बाद रागिनी अपनी माँ सुलोचना के साथ गौरी के घर जाती है और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। तभी गौरी बोलती है, रागिनी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन तुमने एक बार भी माँ के बारे में नहीं सोचा। मैं यह जादुई सिलाई मशीन माँ के लिए छोड़कर आई थी, क्योंकि हम दोनों की शादी के बाद माँ घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। माँ अपना गुजारा कैसे करती, इसलिए मैं यह जादुई सिलाई मशीन माँ को देकर आ गई थी। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैं लालच में आकर यह जादुई सिलाई मशीन माँ से ले ली थी और मैं माँ के बारे में कुछ भी नहीं सोची। प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी बहन। गौरी रागिनी को माफ कर देती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। अब दोनों अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और उसकी माँ उस जादुई सिलाई मशीन के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। आराध्या नाम की एक लड़की अपनी माँ अर्चना और अपनी छोटी बहन आरू के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। आराध्या के पिता की कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इसी वजह से अर्चना अपना घर चलाने के लिए गांव के बड़े बड़े घरों में साफ सफाई का काम किया करती है। लेकिन दिन रात काम करने के बाद भी अर्चना को सिर्फ कुछ ही पैसे मिलते थे, जिसकी वजह से वो अपनी दोनों बेटियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी और इन सब चीजों से परेशान होकर अर्चना अक्सर बीमार रहा करती थी, जिस वजह से वे अपने काम पर नहीं जा पा रही थी। तभी एक दिन आराध्या अपनी माँ से कहती है, माँ, आपकी तबीयत में तो कोई भी सुधार नहीं आया है, इसलिए आप कल भी काम पर मत जाइएगा। लेकिन बेटी, ऐसा कब तक चलेगा? तुझे तो पता है ना हमारे घर की क्या हालत है, और अगर ऐसे में मैं रोज घर पर बैठी रही तो हमारे घर पर खाने के लाले पड़ जाएंगे बेटी, इसलिए मुझे कल काम पर जाना ही होगा। अच्छा ठीक है माँ, लेकिन उससे पहले आप दवाई खाइए, वरना आपकी तबीयत ठीक कैसे होगी। और ऐसे ही अगली सुबह जब आराध्या उठती है तो देखती है कि उसकी माँ की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए वो कहती है, माँ, आपकी तबीयत तो पहले से और भी ज्यादा खराब लग रही है, इसलिए आप चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल, वरना आपकी तबीयत दिन पर दिन ऐसे ही बिगड़ती जाएगी। नहीं बेटा, हम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम हॉस्पिटल का खर्चा उठा, इसलिए तू ये सब छोड़ और जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना ला। शायद कुछ खाऊंगी तो शरीर में जान आ जाएगी। ठीक है माँ। इतना कहकर आराध्या जब खाना बनाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं है। उसी समय आराध्या कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। अब मैं माँ के लिए खाना कैसे बनाऊंगी? और अगर ऐसी हालत में उन्होंने कुछ नहीं खाया तो उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। उसी समय वहाँ पर आराध्या की छोटी बहन आरू आती है और वो कहती है, दीदी, मेरे लिए जल्दी से कुछ बना दीजिए ना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कल रात से मैंने भी कुछ नहीं खाया है। आरू, तुम थोड़ी देर और इंतजार कर लो, मैं खाने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगी। इतना कहकर आराध्या अपने पड़ोस वाले घर से थोड़ा सा आटा मांग कर ले आती है और फिर वो उसी आटे से रोटी बनाकर अपनी माँ और बहन को खिला देती है। जिसके बाद ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी अर्चना की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है और देखते ही देखते होली का त्योहार भी आने वाला होता है। तभी होली के एक दिन पहले अर्चना कहती है, हे भगवान, कल तो होली का त्योहार है, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मेरी दोनों बच्चियां होली का त्योहार कैसे मनाएगी? ना तो मैं उनके लिए होली वाले दिन कोई पकवान बना सकती हूँ। अब मेरी दोनों बच्चियां होली का त्योहार कैसे मनाएगी? ना तो मैं उनके लिए होली वाले दिन कोई पकवान बना सकती हूँ। ऐसा करती हूँ, कल मालकिन के पास जाकर उनसे कुछ पैसे उधार मांग लाती हूँ, जिससे मेरी दोनों बच्चियां होली का त्योहार खुशी से मना पाएगी
और ऐसे ही होली के त्योहार वाले दिन अर्चना सुबह सुबह अपनी मालकिन के घर जाती है, जहाँ उसकी मालकिन उसे देखते ही गुस्से में कहती है, अरे क्या बात है, आप तो सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई है? वैसे तो तू इतने दिनों से गायब थी और मुझे कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे माफ कर देना मालकिन, लेकिन मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं काम पर नहीं आ पा रही थी, जिस वजह से मेरे घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और आज होली का त्योहार भी है, इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे उधार मांगने आई हूँ, जिससे मेरी दोनों बच्चियाँ भी होली का त्योहार दूसरे बच्चों की तरह हंसी खुशी मना पाए। इसलिए मालकिन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। अच्छा, तो ये बात है, इतने दिन से तुझसे काम पर तो आया नहीं जा रहा था, लेकिन आज पैसे मांगने की बारी आई तो तू फटाफट से आ गई। तुझे क्या लगता है तेरे इन बहानों को सुनकर मैं तुझे पैसे दे दूंगी? नहीं, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, समझी? चल अब निकल यहाँ से। और हाँ, अब तुझे दोबारा काम पर आने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने घर के लिए दूसरी नौकरानी रख ली है, समझी? अपनी मालकिन की ऐसी बातें सुनकर अर्चना को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से दुखी होकर वापस घर आने लगती है। तभी रास्ते में उसकी नजर होली खेलते हुए बच्चों पर जाती है, जिसे देखकर अर्चना मन ही मन सोचती है कि जहाँ ये बच्चे होली का त्योहार हंसी खुशी मना रहे होते हैं, वहीं उसकी दोनों बेटियां होली वाले दिन भी घर में भूखी बैठी होती है। ये सोचकर अर्चना दुखी होकर अपने घर वापस आ जाती है। तभी आराध्या उनसे कहती है, माँ, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? आपको पता है ना, अभी आपकी तबीयत इतनी ज्यादा ठीक नहीं हुई है। हाँ बेटी, मुझे पता है, लेकिन अर्चना इतना कह ही रही होती है, तभी बाहर से आरू रोते हुए घर के अंदर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आज होली का त्योहार है, लेकिन आपने ना तो मुझे कोई पिचकारी दिलाई और ना ही रंग। आपको पता है बाहर सभी बच्चे मेरा कितना मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए माँ, मुझे भी एक पिचकारी और रंग चाहिए। आरू, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है ना, हम लोग दूसरे बच्चों की तरह होली का त्योहार नहीं मना सकते, तो फिर तुम माँ से बार बार जिद क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं आराध्या, आरू तो अभी बच्ची है, उसे दूसरों बच्चों की तरह ही इन सब चीजों का शौक होगा ही ना। लेकिन मैं एक माँ होकर भी अपनी बच्ची की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती हूँ। माँ, आप ऐसा मत कहिए, आपने हमें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दी है और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। माँ, अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर अर्चना की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी अचानक से उनके घर में रंग बिरंगी 7 परियां प्रकट हो जाती है और ये देखकर वे तीनों ही माँ बेटी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अर्चना कहती है, अरे आप लोग कौन हैं और आप हमारे घर में कैसे आ गई? माँ, मुझे तो ये 7 परियां लग रही हैं। मैंने एक बार बगल वाली मेघा की किताब में इनके बारे में पढ़ा था। आराध्या की ये बात सुनकर वो सारी परियां मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद ऑरेंज वाली परी कहती है, आराध्या, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम 7 रंग बिरंगी सतरंगी परियां हैं। हाँ आराध्या, हम लोग आज के दिन लाचार और दुखी लोगों की मदद करने के लिए धरती लोक पर आते हैं, इसलिए जब हम यहाँ पर आए तो हमारी नजर सबसे पहले तुम्हारे परिवार पर पड़ी, जो होली के दिन भी इतना ज्यादा उदास और परेशान नजर आ रहा था। इसलिए जब हमने तुम्हारे परिवार के बारे में पता लगाया तो हमें बहुत बुरा लगा, इसलिए आज हम 7 परियां तुम्हारे परिवार के साथ होली का त्योहार मनाने आए हैं। तो बताओ, क्या तुम हमारे साथ होली का त्योहार मनाना चाहोगी? हाँ, मैं आप लोगों के साथ इस बार होली पर सतरंगी होली जरूर खेलूंगी, क्योंकि मुझे होली का त्योहार बहुत ही पसंद है। इतना सुनकर वो सारी परियां बहुत खुश हो जाती है और फिर वो आराध्या के परिवार के साथ हंसी खुशी होली का त्योहार मनाती है और वे सारी परियां अपने अपने रंगों के हिसाब से वहाँ पर अलग अलग तरह के रंग इकट्ठा कर देती है। और ऐसे ही कुछ देर होली खेलने के बाद जब ये परियां वापस जाने लगती है, तभी अर्चना हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती है। उसी समय पर्पल वाली परी कहती है, इसमें धन्यवाद करने की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था और आज से तुम लोगों की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी
और तुम लोगों की जिंदगी भी इन रंगों की तरह ही खूबसूरत हो जाएगी। इतना कहकर पर्पल परी आराध्या की माँ को एक जादुई सोने की पिचकारी देती है और कहती है, ये लो, ये एक जादुई सोने की पिचकारी है। तुम लोग इससे जो भी कुछ मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा और फिर तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम अपनी बेटियों को एक अच्छी जिंदगी दे पाओगी। इतना कहकर वे सातों परियां वहाँ से गायब हो जाती है और उस दिन के बाद से आराध्या के परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और अब उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती और उस जादुई सोने की पिचकारी की मदद से अर्चना अपने घर की सारी जरूरतों को पूरा कर लेती है और फिर अपनी दोनों बच्चियों के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है।